पहले वाले का आंसर सभी का आ रहा है बेटा। देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए के रेस्पेक्ट में कितना ऑर्डर है बेटा? 1। बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में 2, सी के रेस्पेक्ट में तो लिखे ही ना उसको, तो ये लिखे डबल कर देंगे तो डबल करने पे क्या होगा के आर प्राइम हो जाएगा 2a इंटू 2b की पावर 2। 2b की पावर 2 कितना होता है 4, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू करने पे कितना आएगा बेटा 8 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना हो जाएगा 8 टाइम्स। ये तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड में बहुत सारे किए होंगे। थर्ड वाले सेकंड वाले का सेकंड वाले का नहीं आया जीरो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। देखो बेटा देखो ये सब आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के, इसलिए जगह नहीं छोड़ लिखने। स्टार्टिंग का कंसंट्रेशन कितना 0.2 से कितना होना है बेटा 0.1। कितने घंटे में होता है 0.2 से 0.2 से कितना 0.05 कितने घंटे में होता है 4 घंटे। मतलब यहाँ से तक कितना टाइम लगता है? अरे हाँ या ना? फर्स्ट ऑर्डर। ये हाफ लाइफ, ये भी हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। कौन से रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है? ऐसा किसने बोला तुमसे 2 घंटा खत्म होने के बाद? अरे बोला है कि 0.2 से 0.1 में जाने में 2 घंटे और 0.05 में जाने में 4 घंटे। ये लिखा ना क्वेश्चन में। अंग्रेजी आती है तुम्हें? नहीं आती? आती है तो बेटा समझ में आ रहा है। हाफ लाइफ, इसका मतलब हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। कौन से रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट है? फर्स्ट ऑर्डर का। देखो कौन सा वाला ऑर्डर हो गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा ऑर्डर हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? थर्ड वाले का बताओ सर। एक सेकंड की सर कंसंट्रेशन के टाइम को हाफ लाइफ कितना है बेटा 50। तो कंसंट्रेशन कितना था ए, तो ए का गया तो कितना हो गया 100। तो कौन सा ऑर्डर हो गया और बस जीरो। तो क्वेश्चन इजी था। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली क्वेश्चन टू। फोर्थ वाला क्वेश्चन बताओ। देखो बेटा रेट क्या होगा ये बताओ। रेट विल बी इक्वल्स टू के concentration of p to the power x q to the power y। हाँ ये ग्राफ ये कह रहा है कि q to the power y मतलब y जो है वो 0 है। q के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या 0? ये ग्राफ तुम लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है ना। जैसे तुम लोगों ने तुरंत से पूरा टाइम एक्सिस को टच करा दिया सर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन टच नहीं कर सकता। सही बात है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में 0 है? q के रेस्पेक्ट में 0। अब देखो ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन को 50% कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उससे दोगुना टाइम लगता है कितना परसेंट कंप्लीट करने के लिए 75% करने के लिए। 75% कंप्लीट करने का मतलब कितना बचा 25 बचा। 100 से 50 जाने में टी, 50 से 25 जाने में तो इसे टी। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। अरे हाफ लाइफ इज कांस्टेंट आया कि नहीं आया? तो सुनते नहीं, तुम बोलना स्टार्ट करते तो कैसे समझ जाए? देखो 75% कंप्लीट करना, 75% कंप्लीट होने का मतलब 25 बचा। 50% कंप्लीट होने का 50 बचा। 100 से 50 तक कितना टाइम लगा टी। 100 से 25 तक कितना लगा 2t। 50 से 25 तक टी। ये पहला हाफ लाइफ, दूसरा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट। कौन सी रिएक्शन का हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है? फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब एक्सचेंज 1। एडवांस में पूछा 2013 में। Rate is equals to K, concentration of P to the power 1, concentration of P to the power 0 over all order क्या है बेटा 1 plus 0 that is हाँ सर हाँ बिल्कुल पूछते बेटा, होता नहीं है तुमसे क्वेश्चन बस ये अगर लिखेंगे हम क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं। सर बोलना नहीं सीधा पढ़ना।
एडवांस का बोलने से डर लग जाता है तुम्हें? दो सौ, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखो। देखते बेटा तुम लोग कितना पढ़ के आए। संडे को? कल बेटा इस संडे को हमें नहीं यहाँ, तो कैसे लेंगे? मंडे को भी नहीं। जा रहे हैं थोड़ा इधर उधर, तो दुकान तुम नहीं कर रहे हो, हमें करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग 7 दिन में सोचते कि हम 14 दिन वर्किंग हैं, पूरे दिन रात लगेंगे काम पर। संडे भी हम लोग काम करते हैं। आज फ्राइडे, आज तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, आज हमारा ऑफ डे होता है ना, तो भी पढ़ा रहे हैं। सुनो, हो गया इतना? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, तुम लोग बताओ। 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों ही आसान क्वेश्चन, ऑलमोस्ट प्रोबेबली तुमसे होंगे नहीं, है ना? इतने आसान तुमसे नहीं होंगे। तो एक रिएक्शन हम लोगों के पास में है, A प्लस B गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, बोला द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A and second order with respect to B. First order with respect to A and second order with respect to B. If 1 mole each of A and B are introduced into a 1 liter vessel, and the initial rate is 1.0. Initial rate is 1.0 into 10 to the power -2 mole per liter per second. Calculate the rate when half of the reactants has been used. बट सब क्वेश्चन को करने के लिए तो थोड़ा टाइम देंगे हम। कैलकुलेट द रेट व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैज बीन यूज्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, होना तो चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक रिएक्शन हम लोगों के पास में है, 2 moles of N2O5 giving 4 mole of NO2 plus O2. सब गैस है बेटा। आफ्टर 30 minutes the total pressure developed is 284.5 mmHg, and on completion the total pressure developed is 584.5. Find rate constant.
रेट कांस्टेंट तुम लोगों को बताना। हो गया सर? तुम लोगों को इस रिएक्शन में इन दोनों में रेट कांस्टेंट बताना है और अभी हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे इसके जैसे, पहले 2 करो। पहला वाला क्वेश्चन हुआ किसी को? ये कॉपी कर लिया सबने? आयुष हो गया तुम्हारा कॉपी? पहला वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा? हो गया। हो गया पहला वाला, क्या किया बताओ आयुष? सर मेरा आ रहा है 1.25 into 10 to the power क्या आ रहा कॉपी है? हुआ है सर। नया वाला रेट? ठीक है, करेक्ट है। माधव, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी था, उसमें कुछ है नहीं। क्या किया सबसे पहले? रेट कांस्टेंट निकाल लिया। हाँ वही तो, रेट कांस्टेंट को निकाल के दूसरे वाले पुट करो। पहले वाले टर्म से क्या निकालो? रेट विल बी इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कितना है बेटा? 1। बी टू द पावर कितना होगा बेटा? 2। तो रेट के हम लोग रेट दिया ना पहले वाला, कितना है ये रहा? कितना है बेटा? 1 into 10 to the power -2 will be equals to k होगा। ए ये तो 1 है, तो k आ जाएगा बेटा 10 to the power -2। 1 mole each of A and B are taken। सर 0.1 कंसंट्रेशन लेते हैं ना? 0.1 है कि 1 है? सर 1 होने तो कंसंट्रेशन तो 0.1 होगा ना 1 लीटर में। 1 मोल 1 लीटर में। हाँ 1 मोल 1 लीटर में तो कितना होगा? 0.1। कहाँ पढ़े थे तुम? 1/1 0.1 होता है। ठीक है सर। हाँ लेकिन वो आगे बढ़े। तो R इज इक्वल्स टू के कितना है बेटा? 10 to the power -2। ये बड़ा 0.5 into 1/4 ऐसे आएगा ना? तो ये आ जाएगा बेटा 1/6 into 10 to the power -2। इतना ही आ रहा है ना आंसर? और कुछ है? 1/8। हाँ कितना आएगा बेटा? 1/8 into 10 to the power -2 कितना आएगा? चलो ये तो आसानी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, आसान तो कुछ होगा नहीं। दूसरे वाले का आंसर बताओ, वो भी आसान ही है, उससे भी आसान कुछ नहीं होता। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। नहीं हो रहा? बिल्कुल 100%। वो वाला क्वेश्चन से बेटा ये वो वाले फॉर्म लगाने से सब बहुत आसान हो जाता है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता फिर तो। एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री हो या कुछ भी, तुम्हें क्या करना है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लिख लेना फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते बेटा, सारा कहानी तुम्हारे लिए फर्स्ट ऑर्डर। 99% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का ही है। बताओ जल्दी, हो जाएगा? देखो जब करोगे कैसे ये बताओ। देखो हम लोगों के पास N2O5 गिविंग दिस रिएक्शन है, ऐसे है ना? मैं लिख लेता हूँ 2 moles of N2O5
गिविंग 4 moles ऑफ NO2 प्लस O2। देखो अगर तुम्हें रेट कांस्टेंट निकालना है तो तुम लोगों को सिंपल पता है KT इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ P infinity माइनस P नॉट अपॉन P infinity माइनस P। PT क्या होगा बेटा किसी टाइम पे, कितना दिया है PT 284.5। P infinity कितना दिया है बेटा इन्होंने 584.5। अरे हाँ ना, कंप्लीट होने पे जो आता है उसको P infinity बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो रहता है उसको PT बोलते हैं। हम लोग किसी एक का डेरिवेशन करवाए थे तुम लोगों का, उसी के सारे के सारे लिखवा दिए थे, ठीक है। समझ आ रहा है, PT इतना हो गया, P infinity हम लोगों के पास इतना हो गया। अब तुमसे पूछे कि P नॉट कितना है तो निकाल सकते हो, क्यों कैसे निकाल सकते हो, इसका स्टार्टिंग का प्रेशर कितना होगा P नॉट, में से कितना जाएगा बेटा, ये कितना बनेगा जल्दी से बताओ, 2x और ये कितना बनेगा, ये जनरल रिएक्शन है ना। T इंफिनिटी पे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2x और ये x अपॉन 2 पूरा का पूरा खत्म। या फिर इसको ऐसा लिख दो, ये हो जाएगा 2P नॉट और ये हो जाएगा P नॉट अपॉन 2, तो हो गया क्वेश्चन खत्म। 2P नॉट प्लस P नॉट अपॉन 2, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 584.5। यहाँ से P नॉट आ जाए, P नॉट आप पुट करके सॉल्व कर दो, इतना ही होता है। P नॉट ही फाइंड करना होता है क्वेश्चन में। देखो या तो तुम लोगों को मैक्सिमम टाइम ऐसा क्वेश्चन में, सुनो पहले ठीक से, दो चीजें देखो, जो PT होता है वो 100% गिवन होता है क्वेश्चन PT। या तो तुम लोगों को P नॉट गिवन होगा तो P इंफिनिटी निकालना पड़ता है, सेम इक्वेशन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर तुम लोगों को बेटा क्या गिवन होता है, P इंफिनिटी गिवन होता है तो P नॉट निकालना होता है, सेम इक्वेशन का आंसर निकालना होता है बस। या तुम लोगों को पूछा कि 30, तुम लोगों से पूछता कि रेट क्या होता, तुम लोग से पूछ सकते हैं कि रेट क्या होगा अगर प्रेशर ऑफ N2O5 इज 0.0180 है, ऐसे बोल देगा तो तुम्हें K निकालना पड़ेगा। और रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K इनटू प्रेशर, फर्स्ट ऑर्डर है तो वो K से इनटू करके आंसर भी निकाल देते, एक स्टेप और बढ़वा लेते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और तीसरा स्टेप और बढ़वाएगा तो अरेनियस इक्वेशन को लेकर रेट कांस्टेंट को भी चेंज करवाएगा तो दे सकता है। वो कैसे करेंगे वो हम कभी कराएंगे क्वेश्चन उसके बेस पे, ठीक है। क्या तक क्लियर है, ठीक है। तो करना सिर्फ यही होता है जैसे भी हम किए, एग्जैक्टली यही, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बेटा P नॉट कितना आ रहा है तुम लोगों को दिख रहा है ना, ये आ जाएगा 5, कितना आएगा बेटा 2 into 4 5, 2/5, 2/5 P इंफिनिटी आ रहा है ना, P इंफिनिटी तो ये है। हो गया बेटा, चलो इक्वेशन लिखो, लिखो 5 ml ऑफ इथाइल एसीटेट, 5 ml of ethyl acetate, 5 ml of ethyl acetate was added to a flask. 5 ml of ethyl acetate was added to a flask containing 100 ml of 0.1 normal HCl. 5 ml of ethyl acetate was added to a flask containing 100 ml of 0.1 normal HCl and is maintained at 30 degrees Celsius.
100 ml of 0.1 normal HCl. 100 ml of 0.1 normal HCl and is maintained at 30 degrees Celsius. And is maintained at 30 degrees Celsius. 5 ml of the reaction mixture. 5 ml of the reaction mixture. 5 ml of the reaction mixture is withdrawn at different intervals of the time. 5 ml of the reaction mixture is withdrawn at different intervals of the time, and after chilling, 5 ml of the reaction mixture was withdrawn at different intervals of the time, and after chilling CHI डबल एल ठंडा करने के बाद, and after chilling it is titrated against a standard alkali. It is titrated against a standard alkali, and the following data was obtained. And the following data was टाइम दिया बेटा मिनट में, और तुम लोगों को दिया है बेटा वॉल्यूम ऑफ एल्कली यूज्ड इन ml, टाइम 0, 9.62, 75 minutes, 12.10, 119 minutes, 13.10, 183 minutes, 14.75, infinity 21.0. What is the order of the reaction? What is the order of the reaction? देखो अगर ऐसा तुमसे क्वेश्चन पूछे, ऐसे पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा ऐसा कुछ करके पूछना, ठीक है? तो 99% आंसर फर्स्ट ऑर्डर रहता है। क्या रहता है? 99.9% आंसर क्या रहता है? फर्स्ट ऑर्डर आंसर रहता है, ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर हम तुमसे बोलें कि प्रूफ करो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, अब तुम पता कैसे करोगे? पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मान लो तुमसे ऑर्डर पूछा होता तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या हिट करेगा? फर्स्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, रेट कांस्टेंट निकालो, पहले वाले कंडीशन पर, दूसरे वाले पर, तीसरे वाले पर, चौथे वाले पर निकालो और देखो क्या रेट कांस्टेंट तुम्हारा सेम आ रहा है। अगर तुम्हारा रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही है। नहीं आया तो क्या करो? जीरो ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। अब जीरो ऑर्डर के हिसाब से सेम आ जाए तो जीरो ऑर्डर। तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा ऐसे क्वेश्चन में, अगर पूछे कि क्या ऑर्डर है तो रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा हर जगह पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? रेट कांस्टेंट निकाल के ये बताना पड़ेगा कि हाँ हर जगह से हम लोग रेट कांस्टेंट निकाले सेम आए। रेट कांस्टेंट अगर सेम आए इसका मतलब क्या है? जो ऑर्डर तो हम लोग रिएक्शन इंप्लीमेंट किए वही ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है? हम तुमसे बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन को प्रूफ करो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? वॉल्यूम वाला, सिंपल सा, KT इक्वल्स टू 2.303 log of V infinity minus V naught upon V infinity minus VT। तुम्हारे पास में V infinity है कि नहीं है? हाँ है ना? देखो सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास में V infinity है, तुम्हारे पास V naught है और ये सब VT है। मानो तुम लोग निकाले होते K75 पे, ये निकाले होते 75 वाले टाइम पे, तो क्या होगा? 2.303 log ऑफ V infinity कितना है बेटा? 21.05, V naught कितना है तुम लोगों के पास में? 9.62 अपॉन 21.05 माइनस VT कितना होगा? 12.10। K निकालेंगे, दूसरा इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे, K इंटू 119 इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ, ऊपर वाला तो सेम रहेगा
21.05 माइनस 9.62 अपॉन में क्या करोगे बेटा, ये हम लोगों के पास VT होगा अभी, तो V इन्फिनिटी कितना 21.05 माइनस 13.10, दोनों तरफ से K सेम आना चाहिए, सेम आया तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर का बना रहे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को समझने में, क्लियर है सब? हाँ सर बताओ, कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, लिखो। हाँ बेटा लॉग तो गिवन होता है हमें, लॉग तो गिवन है, लॉग ना दे तो तुम लोग फिर क्या करना, पेश कर देना आगे। छोटा सा कैलकुलेटर, बड़ा होगा तो क्या कर लोगे, नहीं दे तो क्या अगर लॉग की रेडिएशन दे ही ना दे देता है। इसका कहीं कुछ कैटा बैठा हो लॉग वगैरह इक्वेशन देखो बेटा, ये कॉपी कर लिए, समझ आ रहा है करना क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं इनको करने में? तुम लोगों से इनके बेस पे एंग वाला रोटेशन का क्वेश्चन मिले, वहां पर थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा माइनस थीटा डी लगा दो। तुम लोगों को प्रेशर का दे सकते, तुम लोग कंसंट्रेशन का दे सकते हैं, वो भी सेम सी इन्फिनिटी माइनस सी नॉट अपॉन इन्फिनिटी माइनस सी टी, चारों फॉर्मूले सब एक जैसे रहते हैं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है सर? लिखो क्वेश्चन, जितने कौन करता है तुम लोग लिखो। The vapor pressure of two miscible liquids A and B are, the vapor pressure of two miscible liquids A and B are, the vapor pressure of two miscible जानते हो, soluble, soluble का यूज करते हैं बेटा, हम तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, soluble मतलब दो अलग अलग स्टेट को मिक्स करना, miscible मतलब सेम स्टेट को मिक्स करना, लिक्विड लिक्विड को मिक्स करने के लिए soluble यूज नहीं करते, miscible वर्ड यूज करते हैं, ठीक है? The vapor pressure of two miscible liquids A and B are 300 and 500 mmHg respectively. The vapor pressure of two miscible liquids A and B are 300 and 500 mmHg respectively. 300 and 500 mmHg. 300 and 500 mmHg respectively. In a flask, 10 ml or 10 mole. In a flask, 10 mole of A is mixed with 12 mole of B. In a flask, 10 mole of A is mixed with 12 mole of B. However, as soon as B is added, A starts polymerizing. As soon as B is added, A starts polymerizing into a completely insoluble solid. A starts polymerizing into a completely insoluble solid. This polymerization follows first order kinetics. However, as soon as B is added, A starts polymerizing into a completely insoluble solid. This polymerization follows first order kinetics. After 100 minutes, 0.525 mole of a solute is dissolved. After 100 minutes, 0.525 mole of a solute is dissolved.
which solute is dissolved, which arrests, which stops लिख लो, arrest लिख लो, which stops the polymerization completely, which stops the polymerization completely. The final vapor pressure of the solution is 400 mmHg. The final vapor pressure of the solution is 400 mmHg. The final vapor pressure of the solution is 400 mmHg. Estimate the rate constant. Estimate the rate constant of the polymerization reaction. Estimate the rate constant of the polymerization reaction. देखो लैंग्वेज इसका बहुत बड़ा लिख दिया पूरा, आधा सा पेज भर गया होगा ना लिखते लिखते. Estimate the rate constant of the polymerization reaction. Assuming negligible volume change on mixing and polymerization. Assuming negligible volume change on mixing and polymerization, and ideal behavior for the final solution. And ideal behavior for the final solution. And ideal behavior for the final solution. change on mixing. And ideal behavior for the final solution. बड़ा log 11 का वैल्यू गिवन है 1.04 इसमें. ये बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है. बताओ. जब तक मन करें तो पढ़ाते रहेंगे. ऑर्गेनिक की हमारी रिएक्शन क्लास नहीं. कितना बजे मैसेज डाला होगा तो नहीं डाला. कितने का डाला था? 1 बजे से. इस बार शायद 1 बजे नहीं हो. करो बेटा करो, पढ़ो पढ़ो. चलो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक एक लाइन का सुनो सर सुनो. बिल्कुल जा सकते हो, उनका मन है. पहले किसी बोल रहे थे तुम जाओ. देखे गए क्या बोल रहे थे, एक कंटेनर हम लोगों के पास में है ना, इसमें ए और बी को मिक्स किया गया, ऐसे है ना. ए और बी को मिक्स किया गया. ए कितना ये बताओ 10 मोल. बी का कितना मोल है बेटा 12. जैसे बी ऐड किए क्या हो गया बेटा पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया. पॉलीमराइजेशन मतलब समझते हो तुम लोग, एन मोल्स ऑफ ए मिलके कुछ बना रहे होंगे ए एन जैसे. ये चलता रहेगा, ये चलता. कितने टाइम तक चला ये 100 मिनट तक. कितने मिनट तक चलता रहा बेटा 100 मिनट तक ये चलता रहा. 100 मिनट के बाद में तुम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर तुम लोगों ने इसके अंदर क्या ऐड किया बेटा, बी ऐड, कोई एक सॉल्यूट ऐड किया. कितना बेटा 0.525 मोल. इसने जाके पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर दिया. क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम लोग इसको पढ़े नहीं, बस इतना ही तो क्वेश्चन है. स्टॉप का क्या पूछ रहा है, कहानी बताओ. ठीक है सर. देखो इसमें होगा क्या, रेट पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है. क्वेश्चन खत्म है. देखो पहले का मोल कितना था, का 10. अब कितना हो गया होगा x. रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है k × 100.
will be equals to 2.303 log of initial concentration upon final concentration. आया ना खत्म आया ना. क्वेश्चन देखने में डर लगेगा लेकिन 11th में तुम लोग इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. 12th का क्वेश्चन डरा नहीं सकता अगर ठीक पढ़ लोगे. 11th के क्वेश्चन वास्तव में डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि वो सब तुम सीखे. 12th में कुछ भी नया नहीं होता. तो डरा सकता है. अब तुम निकाल नहीं सकते क्या एक्स क्या है, कितना मोल बचा, कितना मोल बचा. वो भी बहुत आसान है. कैसे बोल रहे हैं कि जब हम लोग इसको डाल दिए 100 मिनट का प्रेशर कितना होगा टोटल 400. 400 किसके इक्वल होगा बेटा? 400 किसके इक्वल होगा? 400 किसके इक्वल होगा? एक्स ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी. आया ना. एक्स ऑफ ए कितना है बेटा? एक्स ऑफ ए कितना है? एक्स ऑफ ए कितना है? एक्स अपॉन एक्स प्लस 12 प्लस 0. कितना डाले थे? 0.525. पी नॉट ऑफ ए पता जल्दी से कितना है? 300 प्लस एक्स ऑफ बी की जगह क्या रख सकता हूँ बेटा मैं? क्यों रखना? 1 minus x 0.525 इंटू 500. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉल्व करके एक्स निकाल लो. हो गया खत्म. जितना टाइम पढ़ने में लगेगा उससे आधा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो बता दो. क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? पढ़ते नहीं हो तुम, क्या करें? लिखो इसको. तुषार क्या देख रहा हो? yes कुछ नहीं सर. इसलिए आयुष तो वीडियो बंद करते रहता है. नहीं सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है. चलते बैठे हो आज भी तुम. ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ. आ गया? आया सर, आ गया. यस अब ये सर. बताओ तुम लोग मुझे ड्रॉपर वालों की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? हाँ मॉलिक्यूलरिटी बेटा, एटॉमिसिटी नहीं पूछ रहे. अभी आ गया है. तुषार उधर देखने लग गया तुम. तुम्हें बता मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? सर नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलरिटी? सर 1. मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है. किसकी? सर जो रिएक्शन आपने अभी दी थी उसकी. हाँ जो अभी रिएक्शन दी थी उसकी. यस सर. हम बोले 10C प्लस 12A गिविंग 15D. ऐसा कोई रिएक्शन इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? सर मॉलिक्यूलरिटी 3 से तो ज्यादा नहीं होती. नहीं पता तुम्हें? चलो बेटा लिखो. इसमें लिखो इट इज. हेडिंग लिखो मॉलिक्यूलरिटी. सब लोग हम तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा दिए. लिखो तो मॉलिक्यूलरिटी हियर इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज. It is the number of reactant species taking part. It is the number of reactant species taking part. It is the number of reactant species taking part in elementary step. In elementary step
of a balanced chemical equation. बट देखो हम लोगों के पास में, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनना, कुछ जगह तुम लोगों को मिलेगा कुछ बुक्स में कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलर नॉट डिफाइंड रहता है, ठीक है ना। बहुत सारे बुक ये भी क्लेम करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलर होता है वो डिफाइंड रहता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में आईआईटी भी यही मानता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी होता है दैट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ जो स्लो स्टेप होता है उसका। जैसे लोग स्लो स्टेप के हिसाब से क्या निकाले, ऑर्डर निकाले, तो स्लो स्टेप के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलरिटी भी निकालेंगे, ठीक है ना। आईआईटी ने मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे क्वेश्चन भी पूछा है, तो आंसर निकला है वो किसके बेस पे निकला है, स्लो स्टेप वाले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी उसने पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहा है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। इन जनरल हम लोग ऐसा बोलते हैं कि A moles of A plus B moles of B giving you C moles of C plus C moles of B। जो A plus B जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी। कितना रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट करेगा इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A plus B होगा वो, A plus B को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। मॉलिक्यूलरिटी का दूसरा डेफिनेशन देखो इसको लिखने के बाद में, हम मॉलिक्यूलरिटी क्या ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से कुछ जरूरी भी नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी के बेस पर रिएक्शन को कई पार्ट में डिफाइन किया जाता है, बाई मॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, है ना। तो यूनिमॉलिक्यूलर क्या होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, बाई क्या होगा इसमें दो किया, ट्राई क्या होगा इसमें तीन पार्टिसिपेट किया, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग डिफाइन भी करते हैं। दूसरा मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन लिखोगे, इट इज the number of reactant species it is the number of reactant species colliding it is the number of reactant species colliding together simultaneously in single plane, ठीक है ना, इन सिंगल प्लेन, ठीक है। देखो बेटा एक प्लेन में कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर सकता है उसको मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है, ठीक है ना। देखो बेटा मॉलिक्यूलरिटी जैसे मान लो ए है, ए के हाथ में कोलाइड किया, ये बी है और ये सी है, तीन, ऐसे है ना। एक प्लेन में मैक्सिमम कितना मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकता है, तीन। इससे ज्यादा कोलाइड कर सकता है क्या, साइमल्टेनियस कोलिजन। कैसा लग रहा है कि ए हम लोगों के पास में है, वो बी से टकरा गया, वो सी से टकराया, वो डी से टकराया, क्या साइमल्टेनियस कोलिजन है, नहीं ना बेटा, ये आपस में टकरा नहीं पा रहा है, ये आपस में टकरा नहीं पा रहा है। इसके ऊपर रख देंगे तो प्लेन चेंज हो जाएगा, हाँ है ना। इसके ऊपर रख दे तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्लेन में चलेंगे ना। ये जो बोर्ड दिख रहा है इसी प्लेन में कितना मॉलिक्यूल एक साथ मैक्सिमम टकरा सकता है, तीन टकरा सकता है। क्या ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल टकरा ही नहीं रहा, जीरो तो नहीं हो सकता मॉलिक्यूलरिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जीरो से ज्यादा होता है, लेस देन इक्वल टू कितना होता है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितना हो सकता है, तीन हो सकता है। तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी अभी तक नहीं मिला, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है, नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं कह सकते। तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन आईआईटी ने एक बार पूछा, तो सिंपल सा वही कहानी हम बोलेंगे कि एक प्लेन में हम प्रीवियस ईयर भाषा जैसे में मिल जाएगा, ठीक है। तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग टुगेदर इन सिंगल प्लेन। कितना मॉलिक्यूल्स एक साथ एक प्लेन में टकरा सकता है, उस पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना बनता है, तीन। उससे ज्यादा टकराने का पॉसिबिलिटी नहीं बनता साइमल्टेनियस कोलिजन का, इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी तीन से ज्यादा नहीं होता। अगर तीन से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी किसी दिन किसी को मिल जाएगा तो डेफिनेशन चेंज करके दूसरा आएगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जो हम लिखे थे अभी 10 से कुछ वाला, तो उसका हाँ ऊपर लिखे थे क्या, हटा दिए थे थोड़ा, उसका मॉलिक्यूलरिटी हम A प्लस भी बोल रहे ना इसमें, तो लेकिन ऐसा लिख दूं 3A + 4B गिविंग, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी 3 + 4 7 हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो बोलोगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हमको उसका एलिमेंट्री स्टेप दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या दो हमको उसका एलिमेंट्री स्टेप दो, उसके हिसाब से हम बताएंगे। कोई दिक्कत? 1+2 करके 3 तो आ सकता है, 3 तो हो सकता है ना। हाँ तो हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं होगा। 4 किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में 4 नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? किसी रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप में 4 नहीं मिलेगा, 3 तक मिल सकता है। क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ऐसा पूछेगा तो क्या बोलोगे? देखो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस बहुत सारे आप लोगों को डिस्कस कर सकते हो, उन लोगों के दिमाग में भी आ रहे होंगे, 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, फ्रैक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकल है, वो एक्सपेरिमेंटल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लिखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो उसमें सबसे पहला फैक्टर क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन, आया ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहला कंसंट्रेशन अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कौन बेटा? कैटलिस्ट, ठीक है ना। कैटलिस्ट के रेट कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा तुम लोगों को पता है? 0 ऑर्डर रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं, बाकी सब जगह इंक्रीज होता है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, 0 ऑर्डर में कुछ नहीं होता। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कैसे करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्टर्ब करा के, नीचे बताया था, याद है एक वाले टॉपिक में, ठीक है ना। पता है कि जो रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का जो ग्राफ होगा वो ऐसे आ सकता है। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, आया ना। यहाँ से यहाँ तक के एनर्जी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये डिफरेंस क्या है बेटा? ये डिफरेंस क्या है? ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे ग्राफ कैसे आता है? नेगेटिव लेंगे तो वो एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली कहानी सुनाए थे, याद है कि नहीं याद है? ठीक है ना। जो कैटलिस्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है बाय चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो सारा कहानी क्या करता है? एक्टिवेशन को चेंज कराता है, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं? तीसरा बेटा होता है सरफेस एरिया, ठीक है ना। सरफेस एरिया जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ज्यादा होगा, है ना। तो देखो हमारे पास एक पेन है, हम चौक लेते तो तोड़ के दिखा देते, ये सरफेस फ्री हो गया, इधर वाला भी फ्री हो गया, इधर वाला फ्री हो गया। तो चौक को तोड़ोगे दो सरफेस पाउडर फॉर्म में बना हुआ तो क्या होगा? सरफेस ज्यादा फ्री हो जाएगी। जितने ज्यादा सरफेस फ्री होंगे उतने ज्यादा रिएक्शन का चांस होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी वजह से हम लोग पाउडर फॉर्म में किसी भी चीज को यूज करते हैं, जिससे रेट क्या हो जाए उसका बढ़ जाए, जैसे सरफेस एरिया कैसा मिल जाए? मैक्सिमम मिल जाए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सब ये मान लो ये हम लोगों के पास एक सॉलिड है, तो रिएक्शन कौन करेगा? सरफेस वाला पार्टिकल अंदर वाला नहीं कर पाएगा, उसको पाउडर फॉर्म में बना दे तो सब दौड़ के रिएक्शन करेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोर्थ फैक्टर क्या होता है बेटा? फोर्थ फैक्टर होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है बेटा? टेम्परेचर अफेक्ट्स रेट कांस्टेंट। ये तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि रेट कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं कर सकते। हम तुम्हें ये बता रहे थे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को बढ़ने से रेट कांस्टेंट हमेशा इंक्रीज करता है, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, whether एंडोथर्मिक whether एक्सोथर्मिक। बता दे कि नहीं बताए थे? खरगोश कचो वाला एग्जांपल दिए थे, दौड़ में कचरे को जिता दिए थे, यस याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद अगर रेट बढ़ा फिर भी कम मिला पड़ा, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। रेट बढ़ा और प्रोडक्ट कैसा मिलता है? कम मिलता है। एंडोथर्मिक में रेट ही बढ़ता है, प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट क्या होता है? हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है बेटा। क्यों इंक्रीज करता है? टेम्परेचर बढ़ने से रेट क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। जितना आसानी से एक्टिवेशन मिल जाएगा उतना आसानी से रिएक्टेंट क्या करेगा बेटा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी रिएक्शन को करने के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है? एक्टिवेशन एनर्जी।
तो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे तो क्या चाहिए, हम लोगों को एक्टिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, हम लोगों को एक्टिवेशन चाहिए। जितना आसानी से एक्टिवेशन मिल जाएगा उतना आसानी से हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, उतना आसानी से प्रोडक्ट भी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ ना बोलो सब लोग, सभी को क्लियर है? ठीक है बेटा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो होता क्या है, तो देखो रिएक्शन या तो हम लोग करवाते हैं लिक्विड स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन या गैसियस स्टेट, दो तरीके से कराते हैं। सॉलिड स्टेट में तो कभी रिएक्शन कराया नहीं जाता। लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसा होता है बेटा, दे आर इन रैंडम मोशन ना, वो कैसा रहता है, मोशन में रहता है। मोशन में रहेगा तो बेटा क्या करेंगे, वो टकराते रहेंगे मॉलिक्यूल्स। टकराएंगे किसके साथ में, खुद के साथ में, दीवार के साथ में टकराएंगे। टकराएंगे तो बेटा क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी प्रोड्यूस हो तो जल्दी से क्या मिलेगा, एक्टिवेशन जल्दी से मिल जाएगा और प्रोडक्ट आसानी से बनेगा। जल्दी से प्रोडक्ट बनेगा, कम बनेगा ज्यादा बनेगा वो नहीं पता, लेकिन जल्दी बनेगा 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसा बनेगा बेटा, जल्दी से बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पे जल्दी से प्रोडक्ट बनना कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो इसके कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, कितना मॉलिक्यूल टकरा रहा है, कितना मॉलिक्यूल नहीं टकरा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का है, एक सेकंड में कितना कॉलिजन हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, मान लो पूरे रूम में तुम दो ही मॉलिक्यूल रखो तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तो कम ही होगा ना, ज्यादा रखोगे तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, बढ़ जाएगा। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। दूसरा इफेक्टिव कॉलिजन, इस पर डिपेंड करता है, वो लिखो हम सारी चीजें, अभी लिखना नहीं, सुनो। दूसरा किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा बेटा, इफेक्टिव कॉलिजन पे, यानी कौन सा वाला कॉलिजन इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब ऐसा कॉलिजन जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में होता है, कोई प्रॉपर स्पीड होता है। मान लो दो मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड टकरा गए, क्या हुआ, कुछ मजा नहीं आया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मान लो दो आया 100 की स्पीड से, तो फोड़ हो गया, अच्छे से प्रोड्यूस होगी, है ना। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर स्पीड चाहिए और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। मान लो एक इधर से आ रहा था, एक इधर से आया, थोड़ा सा मजे लेके चले गए ना, हाथ मिला के चले, कुछ मजा आया नहीं आया ना। तो ऐसे कॉलेज में तो कुछ हीट प्रोड्यूस होगा ही नहीं, तो इस कॉलेजन को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, इस कॉलेजन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एक्चुअल में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर एनर्जी के साथ में ग्राफ प्लॉट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी अगर ये क्या मॉलिक्यूल्स है और ये क्या बेटा हम लोगों के पास में एनर्जी, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। देखो ये सिंपल सी बात है, तुम लोग किसी भी कंटेनर को उठाओ, मान लो एक कंटेनर में गैस, तो उस गैस के कंटेनर में क्या सारे मॉलिक्यूल का एनर्जी सबका बराबर होगा क्या? नहीं होगा ना, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, है ना। ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या है, ये है एवरेज एनर्जी के बराबर ना, ये एवरेज एनर्जी निकल के आया। तो एवरेज एनर्जी का मॉलिक्यूल कितना होगा, जितना ऐसे है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा पार्टिकल कौन से वाले एनर्जी के होते हैं, एवरेज के होते हैं। कम एनर्जी के पार्टिकल बहुत कम रहते हैं, ज्यादा के पार्टिकल बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग वो वाला फ्रैक्शन उठाएंगे जिनका एनर्जी किसके बेटा आसपास है, एवरेज के या उससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एनर्जी कैसा है, एवरेज एनर्जी के आसपास है। एवरेज से कम वालों को उठाएंगे तो कुछ फायदा है नहीं, उनका तो कॉलिजन बहुत कम रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हम लोग उठाते हैं। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी हम लोगों के पास कम है, ये टेम्परेचर T1 पे प्लॉट किया जाता है, ठीक से समझना। अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हो, क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा। टेम्परेचर को बढ़ाने पे ये जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं वो कुछ ऐसा बनता है। ये टेम्परेचर T1 पे है, टेम्परेचर T2 पे, और T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर को बढ़ने से पीक जो होता है वो नीचे आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा,
क्योंकि नंबर ऑफ द रिएक्ट जो मॉलिक्यूल्स है सिस्टम के वो तो कंजर्व है, तो मॉलिक्यूल कंजर्व है तो एरिया अंडर द कर्व कैसा होगा, सेम रहेगा हर जगह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी वजह से यहाँ से ऊपर से यहाँ से नीचे आना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से ये हो गया कि जो एवरेज एनर्जी है वो इंक्रीज कर दिया। एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, यहाँ या ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, एवरेज एनर्जी जो होगा बढ़ जाएगा। जब एवरेज एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, देखना आसानी से होगा, आसानी से ज्यादा पार्टिकल एक्टिवेशन तक पहुंच जाएंगे। मतलब टेम्परेचर को बढ़ने से फायदा किसको होगा, कम एनर्जी के पार्टिकल को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने अपना एनर्जी बढ़ा के वो एवरेज के उस रेंज में चले गए, जिससे रिएक्शन कैसा होता है, आसानी से होता है। ठीक है ना? तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है किसी भी टेम्परेचर पे, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है वो किसी भी टेम्परेचर पे, वो अरीनियस ने दिया, वो क्या होता है K/A। वो क्या होता है बेटा, K/A। K क्या है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, K क्या है, अरीनियस कांस्टेंट। ठीक है ना? क्या होता है K/A, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस E/RT। तो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है किसी भी टेम्परेचर T पे, दैट इज K/A। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिर्फ याद रखना है, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस E/RT। यहाँ से एक अरीनियस इक्वेशन बनता है, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस EA/RT। K is equals to A e to the power minus EA/RT। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे K क्या है बेटा, मैं सारी चीजें लिखूंगा। K क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। K क्या है बेटा यहाँ पे, K इज रेट कांस्टेंट। K इज रेट कांस्टेंट। A क्या है, A क्या है यहाँ पे, A इज अरीनियस कांस्टेंट। A इज अरीनियस कांस्टेंट। E क्या है बेटा यहाँ पे, A इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या हम लोगों के पास एक्टिवेशन, देखो इस अरीनियस कांस्टेंट को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना? और भी कुछ नाम मेरे पास है इसके, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना? मेरे पास नहीं है। इसको बहुत सारे नाम से हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, अरीनियस कांस्टेंट बोलते हैं, कुछ भी नाम बोले। ठीक है? तो ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, वो हम लोगों को गिवन होगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? आर के यहाँ पे वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है बेटा? टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में लेंगे आप लोग, इन केल्विन। ठीक है? तो ये जो हम लोगों को रिलेशन दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो दिया किसी भी टेम्परेचर पे कितना होता है, दैट वाज गिवन बाय अरीनियस। ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हैविंग एनर्जी कितना, एवरेज एनर्जी के आसपास का, एवरेज एनर्जी कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स का है हम लोगों के पास। ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत, क्लियर है सब कुछ? हाँ, एनर्जी किसमें लोगे, एनर्जी हम लोग किसमें लेंगे, जूल में या केल्विन में। हाँ तो उसके हिसाब से हम लोग आर का वैल्यू पुट करेंगे। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे तुम इतना समझो कि जो एवरेज एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो पीक होता है वो नीचे आ जाए, और जो मैक्सिमम एनर्जी होता है वो थोड़ा सा, उनका जो फ्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ जाए। ठीक है? ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सेम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, तो एरिया अंडर कर्व कैसा आएगा, हम लोगों को सेम ही मिलना चाहिए ना दोनों तरफ से। इस वजह से तो यहाँ से ऊपर है तो यहाँ से नीचे आ जाता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, ये मिलता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मतलब एवरेज एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है और मैक्सिमम एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बढ़ रहा है। तो ये चीजें बढ़ेंगी, इससे मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट जो होगा आसानी से एक्टिवेशन का अचीव करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। सर एक चीज और बताइए सर, इसमें एक सेक्शन पे मैं दो एनर्जी मिलूंगी। बिल्कुल, ऐसा एक फ्रैक्शन पे नहीं मिल रही बेटा। सर एक जैसे आप नहीं समझ नहीं, मान लो पूरा सिस्टम तुम्हारे पास, उस सिस्टम में दो क्लोजल एनर्जी के तुम्हारे पास 4 मॉलिक्यूल है, तो क्या 50 के 4 नहीं हो सकते? तो वही तो बात है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो क्या 50 के लिए 4 ही हो सकते हैं ना, दोनों के होने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? ठीक है ना। हाँ, तो वो एनर्जी अलग अलग है ना दोनों के, ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा ये मैं फ्रैक्शन का समझ रहा हूँ ना, कोलिजन का ये का कितना फ्रैक्शन नहीं एनर्जी एनर्जी हाँ ये कौन सा वाला मॉलिक्यूल कितना एनर्जी लेके बैठा हुआ है, इसको हम लोग को फिजिक्स में विना सर पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में, तो उनका पार्ट है ये वाला, काइनेटिक थ्योरी वाला पार्ट है, जो ग्राफ है वो पीटीजी का पार्ट है। जैसे हमने 100 पार्टिकल्स की तो उसमें कुछ उसकी कुछ थे, 2 वाली कुछ है। ठीक है। बेसिकली अरिनेश ने बोला था कि अगर टेम्परेचर को लोग 10 यूनिट चेंज करो, कितना यूनिट चेंज करो बेटा, 10 यूनिट, तो रेट कांस्टेंट में कितना होता है बेटा, या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। इतना चेंज हम लोगों को नियरली कम से कम, टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया 30, रेट कांस्टेंट डबल कर दिया, रेट कांस्टेंट डबल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अब देखो ये पूरा थ्योरी से तुम्हें वैसे कुछ काम है नहीं, पूरा थ्योरी हम लोग अभी तक थ्योरी समझा है उससे कुछ काम नहीं रहता है। ये वाला इक्वेशन लिखे पूरा काम इससे k = a e to the power -5 e upon RT से पूरा का पूरा काम रहता है। ठीक है, हो गया इतना। हो गया सर। ठीक है ना, देखो देखो हम लोगों के पास में इक्वेशन क्या है, k = a, क्या है, a e to the power -a upon RT है। अगर लॉग लोगे तो क्या मिलेगा बेटा, log ln k will be equals to ln a -e -e upon a log ln वन e हो क्या जाएगा। होता है, यस इसको सर। तुम लोग लिखोगे बेटा log k will be equals to log of a minus का -2 a upon 2.3 2.303 r। ठीक है ना। देखो अगर हम लोगों के पास इफ ये इज कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट होगा K1, T2 पे कितना हो जाएगा बेटा K2, आया ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे पास में इक्वेशन क्या बनेगा,
तुम्हारे पास में आगे सीसीओ से लिख देता हूँ, तुम लोग चाहो तो निकाल सकते हो। K2 upon K2 K1 upon K1 will be equals to minus A minus upon EA upon 2.303 R R 1 upon 1 upon T2 to minus T. T2 minus 1 upon T1 ऐसे होता है। Yes. ज्यादा कौन है बेटा? 1 upon T1 minus 1 upon T2, ठीक है ना, ये आता है। हम तुम्हें लिख के इसको डराइव करेंगे, समझ लो। कुछ नहीं, इसमें तुम लोग पहले K1 दो इक्वेशन को माइनस करके लिख दिया है। लिखो जल्दी। ऊपर कुछ नहीं लिखे कुछ तो है। लिख दिया सर? सर 2.303 का मल्टीप्लाई करने पे L लॉग में कन्वर्ट होता है, डिवाइड में एल में इनटू करोगे तो लॉग में कन्वर्ट होगा। एल में मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग में कन्वर्ट होगा। नहीं सर L में डिवाइड करेंगे। हाँ तो 2.303 लॉग जो होता है वो एल के इक्वल होता है। सही बात है। ये तो ही कह रहा है, एल को लॉग में लिखना। 2.303 से मल्टीप्लाई करके लिखो, उल्टा लिखना हो तो डिवाइड करो। देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ ये चेंज करता है बेटा, ये क्या है, चेंज करता है, ये चेंजेस बट T is constant। T कैसा है? कांस्टेंट। ये कैसे चेंज करोगे मतलब, ये को कैसे चेंज करोगे? एक्टिवेशन को कैसे चेंज करोगे? कैटलिस्ट डाल के, है ना। तो देखो कैटलिस्ट की एब्सेंट में जो एक्टिवेशन है उसको मैं ये बोल रहा हूँ, और कैटलिस्ट डालने पे उसको क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये। जब हम लोगों ने क्या यूज किया, जब कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन क्या है, ठीक है। तो दो बार इस इक्वेशन में लिख लोगे, टी कांस्टेंट है, काट लोगे सबसे, माइनस माइनस कर लोगे दोबारा से, तो क्या आएगा हम लोगों के पास? लॉग ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA माइनस EAC अपॉन 2.303 R। ठीक है ना। सुनो, ये कैटलिस्ट कैसा है बेटा? अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कैसा है? पॉजिटिव मतलब उसने क्या किया? एक्टिवेशन को डिक्रीज करा। ऐसे नेगेटिव होगा तो भी सेम रिलेशन से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। क्या आ जाएगा? रेट कम हो जाएगा ना बस। K2 जो आएगा वो छोटा आएगा। यस सर, नो सर? इसको उल्टा लिख देंगे, लिख सकते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम लोगों ने मान लो कि ये कैटलिस्ट था वो नेगेटिव होता तो क्या करते? एक्टिवेशन को बढ़ा देता। एक्टिवेशन बढ़ने से ये जो रिजल्ट आता वो नेगेटिव आता, और तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आए तो तुम समझ लो कि नेगेटिव कैटलिस्ट यूज किया गया। बाकी चीज तो सेम ही आएगा, ठीक है। देखो सर वो वाली डिग्री का फाइनल लिखते हैं, सर K1 अपॉन K2 होना चाहिए ना बेटा, K1 अपॉन K2। सर क्योंकि हम देखो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे log K1, हम बता तो रहे, log K1 इक्वल्स log A माइनस A, ये माइनस का है ना, तो log ऑफ K2 माइनस log ऑफ K1, ये गया। वो प्लस का भी दोगे तो K जो T1 होगा वो 1/Tn प्लस हो जाएगा, 1/T2 माइनस होगा।
उसे भी यहाँ पे भी हम लोग किए हैं। जो ई है वो प्लस रहेगा और ई टू जो वो माइनस हो जाएगा। यहाँ तो सीधे सीधे टर्म लिखो तुम। बट अगर दोनों चेंज करता है तो भी तुम निकाल सकते हो। माइनस करना है सिर्फ log a गायब हो जाएगा। तो जो इक्वेशन आता है वो आता है बेटा इफ बोथ ए एंड टी चेंजेस, इफ बोथ ए एंड टी दोनों में चेंज आता है तो क्या होगा बेटा log ऑफ k2 upon k1 will be equals to 1 upon 2.303 r EA upon T1 minus EAC upon T2. A upon T1 minus EAC upon T2. कोई दिक्कत? क्वेश्चन लिखो। वैसे आप EA माइनस EAC का मॉड लिख सकते हैं ना, EA माइनस EAC का मॉड, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो EAC ज्यादा होगा, वो पॉजिटिव कर देगा तो रेट कम नहीं होगा, तो रेट कम होगा ना, फिर तो रेट कम होना चाहिए। तो फिर तो पॉजिटिव करोगे तो रेट कैसे कम कराओगे? तो इंक्रीज ही करा दोगे। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। एट 278 डिग्री सेल्सियस, at 278 degrees Celsius, the half-life period for the first order thermal decomposition, the half-life period आपने कितने बजे रखा था? आपने कितने बजे का टाइम रखा? आपकी एलसी का जो सफलता होती है ना, तो एक तो बज गया 11 वो आउट। क्या बोल रहे थे? लिखो बेटा। At 278 degrees Celsius, the half-life period for half-life period for the first order thermal decomposition of ethylene oxide. Ethylene oxide is 363 minutes. The half-life period of ethylene oxide is 363 minutes, and the energy of activation is the energy of activation is 5200 calorie per mole. 5200 calorie per mole. From these data, estimate the time required. From these data, estimate the time required for ethylene oxide to be 75% decomposed. Required for ethylene oxide to be 75% decomposed at 450 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Estimate the time required for ethylene oxide to be 75% decomposed at 450 डिग्री सेल्सियस। तो होने को तो हो जाना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन हम बताते हैं, दूसरा तुम लोग करना। देखो इथाइलिन ऑक्साइड का कौन सा डिग्री सेल्सियस पे बेटा? 278 डिग्री सेल्सियस पे। 278 डिग्री सेल्सियस पे हाफ लाइफ दिया। कितना जल्दी से बताओ, हाफ लाइफ बताओ। तुम्हारी कॉपी में लिखा है ना 3, हाफ लाइफ ही दिया ना तुम लोगों को पहले 363 मिनट। तो क्या क्यों नहीं बता रहे? 363 मिनट दिया है बेटा हाफ लाइफ।
रेट कांस्टेंट के कितना होगा 0.693 अपॉन 363 आया ना। कॉन्स्टिट्यूटेड रेट कांस्टेंट एट 278 डिग्री सेल्सियस, इसको K1 मान लेते हैं, आया ना। कोई समस्या नहीं है। एक्टिवेशन कितना दिया है इस रिएक्शन का 5200 कैलोरी दिया है, कैलोरी पर मोल, तो आर का वैल्यू कितना यूज करोगे बेटा 2 कैलोरी पर मोल है ना, 2 कैलोरी यूज करोगे, R2 यूज करोगे ना, आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हम लोगों को पता है कि log of K2 upon K1 0.693 upon 363 will be equals to 2.303 upon, पता जल्दी से 2.303 होता है क्या 1 upon 2.303 1 upon होता है ना, ये आएगा ऊपर को, ये अपॉन ये कितना पता जल्दी से 5200, मैं फॉर्मूला लिख देता, तुम लोग पुट करते रहना, a अपॉन 2.303 r, ये होगा ना 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ऐसे रहेगा। t1 t2 पता है कि नहीं पता, a पता है कि नहीं पता, r पता है, a पता है, t1 पता है, t2 पता है, k2 आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन। बोल रहा है कि कितना टाइम से K2 कितने पे आया बेटा, कौन से टेम्परेचर पे 450 डिग्री सेल्सियस पे, कैलोरी उठा के पुट करना है सब तुम्हें है ना, डिग्री सेल्सियस से मत कर देना, पहले यूज कर डिग्री सेल्सियस, ठीक है सर। तो 450 डिग्री सेल्सियस से पूछ रहे हैं 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो स्टार्टिंग का मान लो 100 और R0 मान ले 100, तो R कितना बचेगा तुम्हारे पास, R कितना होगा 25, तो टाइम K इंटू T कितना होता है 2.303 log of 100 upon 25, ये होगा ना। ये तुम लोगों को यहाँ से मिल गया, T निकालना है तुम लोगों को, तो एक स्टेप और बढ़वा लिया, लास्ट में बता दो। लास्ट वाला बताऊं फिर से, यस सर। देखो पहले तुम लोगों को K दिया था 278 पे, यस सर। ये है ना, तुम लोगों को हाफ टाइम दिए 278 पे, तुम लोग K निकाल सकते हो, K निकालते ही तुम लोग 450 पे K कितना होगा वो ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, log of K2 Yes, upon sir. K1 से, log of K2 upon K1 is equals to K1 हम लोगों के पास में K2 निकाल लिया, जब K2 आ गया तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हो, KT is equals to 2.303 log of R initial upon R final, R initial कितना मान लेते हैं हम लोग 100, बोल रहे कितना परसेंट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 75 कितना होगा 100 माइनस 75 25, बस ठीक है टाइम सर। निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इतने इजी रहते हैं, बेटा परेशान नहीं करते इसको, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आर की वैल्यू 2 दी है, आर की वैल्यू तो हम बता रहे ना, तो यूज करोगे ना तुम, 7 वैल्यू आर के तो बहुत सारे वैल्यू हैं, ये इसलिए बताइए ना केवल की वजह से 0.6 केवल हाफ लाइफ क्या होती है जीरो ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन K, तो K कितना होगा बेटा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, तो कितना होगा 0.693 हाफ लाइफ कितना है 363, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोले बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आई थी नहीं पूछा 1995 में, लिखो
The activation energy of reaction A plus B giving product is, the activation energy of reaction A plus B giving product is 102.9 kilojoule per mole. The activation energy of the reaction A giving product is A plus B giving product. No? Activation energy of the reaction A plus B giving product is 102.9 kilojoule per mole. 102.9 kilojoule per mole at 40 degrees Celsius. 40. At 40. The products are formed at the rate of 0.133 mole per liter per minute. The products are formed at the rate of 0.133 mole per liter per minute. What will be the rate of formation of product at 80 degrees Celsius? What will be the rate of formation of product at 80 degrees Celsius? ठीक है सर, इसका एक्टिवेशन कितना दिया था? 102.9. So what will be the rate of formation of product? What will be the rate of formation of product at 80 degrees Celsius? What will be the rate of formation of products at 80 degrees Celsius? निकाल सकते हो कि नहीं? देखो तुम लगाना, तो एक और क्वेश्चन देखो. The activation energy of a reaction of a non-catalyzed reaction. The activation energy of a non-catalyzed reaction at 37 degrees Celsius is, at 37 degrees Celsius is 200 kilocalorie per mole. 200 kilocalorie per mole. The activation energy of the same reaction when catalyzed is, the activation energy of the reaction when catalyzed decreases to only 6.0 kilocalorie per mole. Calculate the ratio of rate constant of the two reactions. Calculate the ratio of rate constant. Calculate the ratio of rate constant of the two reactions. ठीक है ना? निकाल ही सकते हो ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना? इतने होशियार था हो गए. देखो, a first order reaction, next लिखो, a first order reaction A giving B. A first order reaction A giving B requires activation of 70 kilojoule per mole. Requires activation of 70 kilojoule per mole when 20% solution of A, was kept at 25 degrees Celsius for 20 minutes. Was kept at 25 degrees Celsius for 20 minutes. Was kept at 25 degrees Celsius for 20 minutes. 25 degrees Celsius at 20 minutes. 25% decomposition takes place. 25% decomposition takes place. 20% सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया ए का 25 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट तक रखे, 25% डिसोशिएट किया. ठीक है, ऐसे है ना? What will be the percentage of the decomposition in the same time?
what will be the percentage of decomposition? Percentage of decomposition in same time at 40 degrees Celsius. What will be the percentage of decomposition in the same time at 40 degrees Celsius in a 30% solution? A 30% solution. Assuming that the activation energy remains constant in this temperature range. Assuming that the activation energy remains constant in this temperature range. कर सकते हो कि नहीं? क्वेश्चन में है कुछ नहीं? एक चीज बताइए सर, डिग्री सेल्सियस में सर ऐसे नंबर मिले फॉर 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 डिग्री सेल्सियस। क्यों? तो सवाल है क्या करूं? तुम आसान आसान दे देगा। क्यों दे दे? कुछ तो देखना चाहिए। मैं छोड़ना चाहती हूँ केमिस्ट्री करनी। बताओ जल्दी से। पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला देखो ठीक से समझना, दोनों ही क्वेश्चन आसान है। a प्लस बी की प्रोडक्ट को ऐसे है ना, तो रेट क्या होगा? R1 will be equals to K1, ऐसे होगा ना। concentration of A to the power x, concentration of B to the power R2 किसके इक्वल होगा बेटा? K2, concentration of A to the power x, concentration of B to the power y, डिवाइड कर दो, उड़ा दिए। क्या है बेटा? R1 upon R2 will be equals to K1 upon K2। हो गया क्वेश्चन? आया ना? तुम्हें पता है log of K2 upon K1 will be equals to 2.303 upon 1 upon 2.303 R। एक्टिवेशन तो सेम है ना? क्या होगा बेटा? 1 upon 2.303 R। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1 upon EA upon 2.303 R, 1 upon T1 minus 1 upon T2। EA है, सब कुछ है। K1 upon K2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमें पता है R2 upon R1 is equals to K2 upon K1, यहाँ से मिल जाएगा इसको सॉल्व कर। तो R2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? K2 upon K1 into R1। R1 है तुम्हारे पास कि नहीं? हो गया तो लिखो जल्दी से। ब्रेक ही देंगे जब तक खत्म कर रहे हैं। ऑर्गेनिक की क्लास 1 बजे स्टार्ट करनी है ना? 1 तो बज गया होता है। थोड़ा 2.5 मिनट तक। हो गया बेटा इतना? दूसरा क्वेश्चन तो कर ही सको, दूसरा तीसरा आसान है ना? केमिस्ट्री आसान सुन। हाँ क्या कह रहे हो सर? कभी कोई दिक्कत होती है बस।
हो गया ना? क्या कह रहा है? सर वो मेरी क्लास में वही क्लास कब किसने डाला था मैसेज? सर आकाश कल डाला था मैसेज शाम को कितने बजे? जब आपने मैसेज शाम को कितने बजे डाला? दोबारा कोई और शाम को 7 बजे का डाला, 7 के बाद एक साथ डालते हैं ना सर, वही बार एक साथ बहुत सारे मैसेज डालते हैं हम लोग। टाइम टेबल कितने बजे डाला? शाम को कितने बजे डाला था? 7 बजे के आसपास। थोड़ा ड्रॉपर की फिजिक्स की क्लास नहीं है आपको, ठीक है? ये टाइम पर रखी थी क्या सर ने? कितने बजे रखी थी सर ने क्लास? थी नहीं? ठीक है, बड़ा लिखो इसके दोनों क्वेश्चन, बाकी तुम लोग एक बार ट्राई करना। सुन लो सर, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो दोनों ट्राई करना तुम लोग, ठीक है ना? लिखो पैरेलल रिएक्शंस। करा दे कुछ तो आज थोड़ा सा पैरेलल रिएक्शन। देखो पैरेलल रिएक्शन ये 12 बार देना, क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग? करके देखना, नहीं होता तो बताना, ठीक है? पैरेलल रिएक्शन, ठीक है? बेटा पैरेलल रिएक्शन क्या होगा? मान लो ए है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी, और साथ साथ में किसमें हो रहा है? सी। हम 2-3 तरीके का रिएक्शन में पढ़ाएंगे। एक तो ये पढ़ाएंगे, एक ऐसा पढ़ाएंगे कि ए बी में कन्वर्ट होता है, सीक्वेंस रिएक्शन, बी सी में कन्वर्ट होता है, ठीक है? एक पढ़ाएंगे कि ए बी में कन्वर्ट होता है और बी वापस ए में भी कन्वर्ट होता है। तो इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, इसके बारे में और कहानी तुम थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है? तो एक सीक्वेंस, एक पैरेलल और एक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? सबसे पहला कि हम लोगों के पास में पैरेलल रिएक्शन, ए बी में जा रहा है और ए सी में जा रहा है। ए में बी में जाने का रेट क्या है बेटा? K1 कांस्टेंट है, सी में जाने का क्या होगा? K2। ऐसा कुछ होगा ना? कोई दिक्कत हो रही है? सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। नहीं दिख रहा अभी? दिख रहा है दिख रहा सर, है? दिख रहा है। बेटा तुम्हारा फोन दिक्कत करने लगा, 2 घंटे हो गए चलते। आयुष का तो सुबह से कई रहा दिक्कत, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। नेटवर्क दिक्कत कर रहा है सर। नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना? ए गिविंग बी, ए गिविंग सी, ठीक है? बेटा ए का डिकम्पोजिशन क्या होगा? मैं तुमसे पूछूं डी ए अपॉन डी टी माइनस का डी ए अपॉन डी टी क्या होगा? चलो पहले तो फॉर्मेशन ऑफ बी का डीबी अपॉन डी टी क्या होगा? बी बनेगा ना, डीबी अपॉन डी टी क्या होगा? A1 into A, कोई दिक्कत? DC अपॉन डी टी कितना होगा? A2 into A, आया ना? कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C एंड टाइम कितने होगा बेटा? A1 अपॉन K2। कॉपी करो इतना। ये किसी को दिक्कत तो नहीं है ऐसा समझने में? मानो दिमाग चलने तो नहीं लगा 2 घंटे? सर स्क्रीन ही नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? आएगी आएगी देखो। हो गया इतना? तुमसे पूछो परसेंटेज ऑफ बी कितना होगा इस डब्बे के अंदर? जल्दी से बताओ। होगा K1 अपॉन K1 प्लस K2 into 100। कोई समस्या? अरे इनको इससे कंपेयर कर लो ना। कंसंट्रेशन ऑफ B is K1, कंसंट्रेशन ऑफ C is K2। परसेंटेज ऑफ C कितना होगा बेटा? K2 अपॉन K1 प्लस K2 into 100। लिखो हम जल्दी जल्दी खत्म करा देते हैं तुम्हारा चैप्टर, 2 मिनट। डी कहाँ है? तो वो तो रेट है, हम कंसंट्रेशन का रेशियो बता रहे हैं। बी का बनना होगा K2 into A, सी का बनना होगा K2 into B। ये हम जो लिख रहे हैं, दो इक्वेशन डिवाइड नहीं मार रहे हैं। 2 इक्वेशन डिवाइड मार दो, B से D गया, D से गया।
ऐसा सोच रहे हो तुम? सी का फॉर्मेशन क्या होगा बेटा? k1 into a के रेशियो में ना सी कितना बनेगा? तो वही तुम के रेट फॉर्म डिवाइड हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लिखो जल्दी से। तुम्हारा एक आईडी ये फ्रीज हुआ पड़ा है हमारे यहाँ पे, देखो तुम दूसरी आईडी पे आके बैठ गए। तुषार क्या सर? देखिए सर, माइनस का डी अपॉन डी टी कितना होगा? क्या होगा बेटा? k1 इंटू ए प्लस k2 इंटू ए, ये होगा ना? दैट विल बी इक्वल्स टू k1 प्लस k2 इंटू ए। अगर इस रिएक्शन का k के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k प्राइम माने तो किसके इक्वल होगा बेटा? k1 प्लस k2। बस हो गया कहानी खत्म। अरे हाँ या ना, k के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट माने k1 तो b में जाने के लिए, c में जाने के लिए क्या है k2, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा? k1 प्लस k2। आया ना? लॉग ऑफ ऐसा बोल सकते हो ना, k प्राइम इंटू टी, यानी k1 प्लस k2 इंटू टी विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ a नॉट अपॉन a। हाँ या ना? कोई समझते? हाफ लाइफ टी हाफ will be equal to 0.693 upon a1 plus a2। होगा कि नहीं होगा? हाँ, फर्स्ट ए के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर वाली है। लिख दिए? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, मान लो लोगों के पास ए है बेटा, वो किस में जा रहे हैं? बी सी डी ई ऐसे चलता रहे। तो इसका जो के प्राइम होगा वो किसके इक्वल होगा? k1 प्लस k2 प्लस kn तक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? k1 प्लस k2 प्लस ऐसा करके हम लोग बोल सकते हैं प्लस डॉट kn इंटू टी will be equals to 2.303 log of इसको t को यहाँ डिवाइड कर देते हो, ठीक है ना? log of a not upon a। half life will always be equal to 0.693 upon k1 plus k2 plus dot k। लिख लो। चलो हम तुम्हें डायरेक्ट कोर्स रिजल्ट लिखवा दो। देखो सीरीज रिएक्शन बहुत सारे जैसे ए है बी है, वो सब चेंज करके तो वो सब का अलग देंगे। रेशियो आ जाएगा दो का, किसी तरह उठा के निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे इसका क्या है बेटा? k1 है या इसका k1 है, इसका k5 है तो k5 अपॉन k1 क्या हो? c अपॉन ए, c अपॉन b। बताओ क्या बोल रहे हो? सर ये ए है और दूसरा बी है सर, वो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट में फाइव फॉर्म हो रहे हैं सर, तो उसको कुछ ये इंडक्शन जो करेगा एक ए है एक बी है, ये सी दे रहा है ये भी सी दे रहा है। नहीं ये है वो अलग प्रोडक्ट दे रहा है सर, ये अलग प्रोडक्ट दे रहा है। हाँ और बी अलग प्रोडक्ट दे रहा है। वो भी अलग दे रहा है, उसमें कोई एक कॉमन प्रोडक्ट है सर, सी सी मान लीजिए। हाँ तो फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सी है यहाँ पे डी है, ऐसा यहाँ पे ई है यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई और यहाँ पे डी है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या
यहाँ से कितना बना वो निकालो, यहाँ से बनाना इतनी थोड़ी आ रहा है जो डी फिक्स हो जाएगा, एक दूसरे का अफेक्ट करेगा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं करेगा। लिखो सीरीज रिएक्शन, मैं तुम्हें सीरीज के सीधे सीधे फॉर्मूले प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है बेटा, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ए गिविंग बी गिविंग सी ऐसा कुछ होता है। तो देखो बेसिक चीजें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्टली फॉर्मूले दूंगा, ठीक है ना, फिर टाइम पे किसका कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है, डेरिवेशन निकालना। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए कितना होगा, माइनस का डी अपॉन डी टी कितना होगा बेटा वो, इसका मतलब है K1 है K2 है, तो किसके इक्वल होगा बेटा, K1 इंटू ए, है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कितना होगा, डी बी अपॉन डी, K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी, किस रेट से बन रहा है और इस रेट से गायब होगा, कोई दिक्कत। सी का फॉर्मेशन कितना होगा बेटा, डीसी अपॉन डी टी होगा K2 इंटू बी, ठीक है, ये रहता है सिंपल कहानी, कॉपी करो। अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, देखो ये तो तुम लोग समझते ही हैं सभी लोग, बाकी है कुछ नहीं, पूरा मैथमेटिक्स लगा के डराइव करेंगे पूरे फॉर्मूले, ठीक है ना, मैं उनको डराइव ना करा के तुम्हें सीधे सीधे लिख पाऊंगा। अच्छा रिवर्स रिएक्शन तो तुम लोग खुद से भी डील कर सकते हो, इक्विलिब्रियम वाला तो दिक्कत थोड़ी होगी उसमें कुछ, हाँ तो आसान है वैसे भी। देखो जरा ये बताओ कि K इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, K इंटू टी इज इक्वल टू, तुम लोग लिखो 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ऐसे ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ln ऑफ दिस, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू द पावर के टी, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, ये जनरल इक्वेशन रहता है, ठीक है, लिखा हुआ है पहले से, लिखना है तो लिख लो जनरली कहीं पे, इसको ऐसा लिखते ना हम लोग जनरल इक्वेशन, इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी लिखते हैं, तो उसी फॉर्म में इन सबका कॉन्सेंट्रेशन भी तुम्हारे लिए लिखने वाला हूँ। हो गया कॉपी। देखो अगर हम लोगों को सीरीज ऑफ रिएक्शन दिया है तो इसके फॉर्मूला तुम लोग याद रखना, ठीक है ना, अगर तुम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना पड़े किसी भी टाइम टी पे, तो वो कितना होगा बेटा, ए नॉट इंटू ए टू द पावर माइनस, क्या होता है माइनस का, जल्दी से बताओ, माइनस का के वन इंटू टी है ना, इसका के वन है, के वन इंटू टी, ये कॉपी करो। अगर तुम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना है किसी भी टाइम टी पे, कंसंट्रेशन ऑफ बी जो होता है वो रहता है के वन इंटू ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन, ए टू द पावर माइनस का के वन टी माइनस ए टू द पावर माइनस के टू, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सी तुम्हें निकालना है किसी भी टाइम टी पे, तो रहता है बेटा के वन इंटू के टू अप इंटू ए नॉट अपॉन के वन माइनस के टू e टू द पावर माइनस का के वन इंटू टी माइनस वन अपॉन के वन माइनस का e टू द पावर माइनस का के टू इंटू टी माइनस वन अपॉन के, ठीक है।
concentration of C at any time. इनके क्वेश्चंस तो बहुत आसान रहते हैं. लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन. पीछे लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन. ऐसा कुछ होगा बेटा, ए गिविंग बी, बी गिविंग ए, K1 से जा रहा है K2 से वापस आ रहा है. ठीक है ना, K1 से जा रहा है K2 से वापस आ रहा है. तो इस रिएक्शन में एक ही फॉर्मूला याद रखना, K1 plus K2 is equals to 2.303 upon T log. कोई कहानी क्या पढ़ाते थे, A infinity माइनस A नॉट अपॉन A infinity माइनस H, सब निकलता है. बाकी एक बात तुम लोग जानते हो क्या, K1 अपॉन K2 किसके इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, concentration of B at equilibrium upon concentration of A at equilibrium. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो A infinity माइनस KT है ना, यहाँ पे infinity क्या होगा ये बताओ, खत्म हो जाएगी मतलब कहाँ पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी. तो इन्फिनिटी को हटा के इक्विलिब्रियम लिख दूं, आया ना. तो इक्विलिब्रियम अपॉन A नॉट अपॉन A इक्विलिब्रियम माइनस. सर ये तब पहले लोग A से B की तरफ जा रहे हैं, जब A तब K1 के बाद B. बेटा उसमें तो इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा ना. हाँ सर, A इक्विलिब्रियम कौन सा है, जब A से B की तरफ जा रहे हैं कंसंट्रेशन A इक्विलिब्रियम. हाँ ठीक है सर, इससे तुम्हारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे. कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं करने को, लंबी क्लास हो गई. हाँ सर, लंबी नहीं है, इसके स्मूथ है. ठीक है सर. क्या है ये, वो केमिकल कंडीशन इतना ही है 25 ठीक से अगर कर लोगे प्रीवियस ईयर और वो सब तो ज्यादा ही हो गया तुम लोगों के लिए.